चलो फिर करें स्टार्ट। तो हम लास्ट लास्ट पार्ट पे चल रहे हैं साउंड वेव्स के, ठीक है। और जो हमारा लास्ट टॉपिक है उसका नाम है, बोलो भाई क्या नाम है? डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, तो कल हमने थोड़ा सा बेसिक देखा था डॉपलर इफेक्ट के बारे में कि डॉपलर इफेक्ट मतलब जो लिसनर होता है, ऑब्जर्वर होता है, उसको अलग फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई देता है व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में जो रिलेटिव मोशन होती है, रिलेटिव मोशन आप समझ गए हो, कभी वो एक दूसरे को टुवर्ड्स आते हैं, कभी अवे जाते हैं, जिसके कारण उन्हें फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड अलग अलग सुनाई देता है ऑब्जर्वर को। और दिस चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज एपरेंट फ्रीक्वेंसी। क्या बोला जाता है इसको? एपरेंट फ्रीक्वेंसी। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर ने सबसे पहले ये बताया था, राइट। ये साउंड वेव्स में भी होता है, लाइट वेव्स में भी होता है। सेम टॉपिक वी विल सी इन ऑप्टिक्स आल्सो, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। और डिफरेंस इतना है कि यहाँ की जो वेव होती है वो अलग वेलोसिटी से ट्रेवल करता है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अप्रोक्सीमेटली 330-340 होता है, राइट। तो हमने इसके कल बेसिक फॉर्मेट देखा था। व्हाट इज द बेसिक फॉर्मेट फॉर एपरेंट फ्रीक्वेंसी? बोलो भाई। एन डैश इज इक्वल्स टू एन वी बाई वी, ऐसे बेसिक फॉर्मेट लिखा था। और बाद में फिर हमने लिखा था प्लस माइनस वी नॉट अपॉन माइनस प्लस वी एस। इसमें सारे केसेस हमने कवर कर लिया था। ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को ऊपर लिखना है, सोर्स की वेलोसिटी को नीचे लिखना है। एन का मतलब ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी था, एन डैश का मतलब एपरेंट फ्रीक्वेंसी था जो उसको सुनाई देती है। और वी इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है भाई। कब प्लस लगता है, कब माइनस लगता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है डॉपलर इफेक्ट का, और आज हम कुछ इसके अच्छी क्वालिटी के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चलो, कल मैंने बेसिक सवाल लिया होगा कि भाई एक स्टेशनरी है, एक मूविंग है, ऐसे वाला, ठीक है। आज थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 16 नाम से आपको दिखेगा डॉपलर इफेक्ट, सो यू कैन गो एंड वॉच दिस। और लेक्चर नंबर 4 कल अपलोड नहीं हो पाया था, तो 4 मैंने अभी अपलोड कर दिया है, उसको भी अच्छे से देखना, ठीक है। अच्छी बात यह है कि मैंने अपने जो वीडियोस है और जो क्लासेस चलती है, हर बैच में कॉन्सेप्ट एक ही होता है टॉपिक का। क्वेश्चन में स्लाइटली डिफरेंस होता है। हो सकता है यहाँ मैं डॉपलर इफेक्ट में फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी का वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड ले रहा हूँ, तो हो सकता है अलग बैच में मैं उसको 20 की जगह 25 या 15 ले लूँ, ठीक है। तो उससे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी मिल जाएगा आपको, और सेम टॉपिक की आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो उसको जाकर जरूर देखो। चलो भाई, एक क्वेश्चन लेते हैं। डॉपलर इफेक्ट, ऑर्गेनिज्म। बेटा अपना ऑडियो ऑफ कर देना। ऑडियो ऑफ कर दो बेटा अपने आसपास का। क्वेश्चन लिखा है, विसिल सेंड आउट। विसिल, विसिल मतलब वो जो विसिल बजाता है ना, हमारा जो इंजन होता है ट्रेन का, ठीक है। तो विसिल सेंड्स आउट 256 waves in 1 second। 256 waves in 1 second। 256 वेव एक सेकेंड में, मतलब फ्रीक्वेंसी की बात चल रही है, यस और नो? इफ विसिल अप्रोचेस द ऑब्जर्वर, इफ विसिल अप्रोचेस द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर को जो विसिल का साउंड पहुंच रहा है, ऑब्जर्वर विथ वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से? विथ वेलोसिटी 1/3 ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। मतलब जो सोर्स की वेलोसिटी है वो साउंड की वेलोसिटी का 1/3 है। और ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है ना,
ट्रेन साउंड के जितना थोड़ी ना ट्रेवल स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। आगे लिखा है द नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड, द नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड मतलब फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड हर्ड बाय ऑब्जर्वर या रिसीव बाय ऑब्जर्वर क्या होगा बताना है। बहुत ही सिंपल सवाल, ट्राई करो भाई, ट्राई करो भाई। सबसे पहले सिंबॉलिक भाषा में लिखो क्या गिवन है। तो क्या क्या गिवन है, विसिल बजा रहा है हमारा जो इंजन है ट्रेन का, कितनी फ्रीक्वेंसी निकाल रहा है 256 वेव एक सेकंड में, मतलब फ्रीक्वेंसी दिया है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी सोर्स की 256 हर्ट्ज में लिख देता हूं मैं, या वेव पर सेकंड डजंट मैटर। इफ विसिल अप्रोचेस, विसिल अप्रोच कर रहा है मतलब कौन मूविंग है, सोर्स मूविंग है। कितनी रफ्तार से चल रहा है, 1/3 ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर को आप क्या लिखते हो, बोलो जल्दी से, वी लिखते हो ना, वी, वी एस हो जाएगा v/3। ये समझ आया सबको। नंबर ऑफ वेव्स बतानी है जो ऑब्जर्वर पे पहुंचती है। ऑब्जर्वर पे जानते हो आप n डैश पहुंचता है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी, राइट। और कौन यहाँ पर स्टेशनरी होगा, ऑब्जर्वर। बोला नहीं है बट कुछ इंफॉर्मेशन भी तो नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट क्या अज्यूम करेंगे, ऑब्जर्वर एज स्टेशनरी। बोलो भैया क्या तुम्हें डेटा समझ आया। क्लियर यहाँ तक, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलो फिर, तो व्हाट इज द कंडीशन हियर, सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स कैसा ऑब्जर्वर, स्टेशनरी ऑब्जर्वर, एम आई राइट। स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ सोर्स मूव हो रहा है, तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए, एन डैश इक्वल टू एन इन ब्रैकेट, पहले मैं वी बाई वी लिख देता हूँ। वी नॉट तो है ही नहीं, तो न्यूमेरेटर में कुछ नहीं आने वाला है, ओनली वी रहेगा। मुझे बताओ नीचे जो वी एच है, तो साइन बीच में प्लस आएगा कि माइनस आएगा, कमेंट इट। डिनोमीटर में साइन माइनस आएगा फिर प्लस आएगा। तो कैसे सोचते हैं, कल ही हमने देखा कि जब इंजन हमारी ओर आता है, ऑब्जर्वर की ओर आता है, तो हमें साउंड ज्यादा सुनाई देना चाहिए, हायर फ्रीक्वेंसी का सुनाई देना चाहिए। तो दिस वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन दी एन, तो बड़ा होने के लिए इसको डिनोमीटर को छोटा होना पड़ेगा, माइनस। आर यू गेटिंग, बहुत बढ़िया। जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। अब इसमें कुछ नहीं बचा, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर नहीं दिया, अच्छा लेना भी नहीं है, वी ले लेंगे, उसको कैंसिल हो जाता है वो। v माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स कितना है, v/3 है, v/3। तो डिनोमीटर से कॉमन निकालो, v कैंसल आउट कर दो, हो जाएगा 1/1 माइनस 1/3, नीचे 3 एलसीएम, नीचे का 3 ऊपर चला जाएगा, आंसर आएगा 3/2, आंसर आएगा 3/2 n, 3/2 n, राइट। अच्छा 256 दिया है यहाँ पे, ठीक, जस्ट n का वैल्यू रख दो वहां पे, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ n एंड टेल मी द आंसर। बोलो भाई, ओम निरांत क्या रहा है आंसर, श्रुति, what is the answer, n dash equals to 3/2 into 256, 256 का आधा हो जाएगा 128 into 384, पक्का, बाकी लोग ओके ओके। चलो मैक्सिमम लोग करेक्ट जवाब दे रहे हैं, आंसर विल बी 384। एन डैश का वैल्यू होना चाहिए 384 हर्ट्ज, लिख दो यहाँ पर 384 वेव्स पर सेकेंड आना चाहिए वैसे, ठीक, 384। क्लियर 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 क्लियर। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा सवाल था, तो टेक अ स्क्रीनशॉट।
चलो फिर बढ़े आगे। चलो अब हौले हौले धीरे धीरे मैं थोड़ा सा चेंज करते चलता हूँ क्वेश्चन में। वैसे डॉपलर इफेक्ट अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो इजी रहेगा। भाई प्रैक्टिस करो, और जो भी डाउट आ रहे हैं आज, बाकी लोग तो डाल ही रहे हैं, जो लोग नहीं डाल रहे डाउट वो भी आज डाल दो। तो मैं कल ज्यादातर जो क्वेश्चंस करवाऊंगा क्लास में वो आपके डाउट वाले क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। और कुछ मेरे भी डाउट है आपसे, वो भी मैं आपसे करवा के लूंगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, पर्सन फील्स 2.5% 2.5% difference in frequency of a motor car horn of a motor car horn full stop. If motor car is moving to person, if motor car is moving to a person, मोटर कार जो है वो मूविंग है पर्सन की ओर, and velocity of sound in air is 320, and velocity of sound in air is जितना दिया है उतना लेना, 320 मीटर प्रति सेकेंड। कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ कार, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ कार की वेलोसिटी पता करनी है। ऑप्शन दे देता हूं मैं, 8 मीटर प्रति सेकेंड, अप्रोक्सीमेटली 800, 7 और 6, 800, तीसरा है 7, लास्ट वाला है 6। चलो भाई ट्राई करो तो, सॉरी, ट्राई करो। सबसे पहले लाइन में ही कुछ मतलब छुपा है, उसका मीनिंग बताओ। पहले लाइन में लिखा है पर्सन फील्स 2.5% डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी ऑफ मोटर कार हॉर्न। मतलब जो मोटर कार हॉर्न बजा रहा है और जो पर्सन तक पहुंच रहा है उसमें 2.5 का डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस क्या हो सकता है, परसेंटेज की भाषा में बात करो, अगर मोटर कार ने 100% वाला हॉर्न निकाला है तो ऑब्जर्वर तक या तो 97.5 पहुंचेगा या तो 102.5 पहुंचेगा, दो ही पॉसिबिलिटी है। तो आगे की लाइन में लिखा है, इफ मोटर कार इज मूविंग टूवर्ड्स द पर्सन, मूविंग टू ए पर्सन मतलब टूवर्ड्स द पर्सन। अब आप खुद सोचो, जब वो पर्सन की ओर आ रहा है मतलब सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी रहेगी वो 97.5% हो जाएगी या 102.5। वेरी गुड, कमेंट फास्ट, समझ गए बात को। इसका मतलब हमें एन डैश और एन का वैल्यू रेशो के फॉर्म में दिया रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ना चाहिए, अगर आपने ओरिजिनल को 100 लिया है तो एन डैश की वैल्यू उसमें ऐड हो जाएगी 102.5, समझ गए। अप्रोचिंग हो रहा है और ऑब्जर्वर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसको स्टेशनरी समझो, और हमें वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर 320 दिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लिख देता हूँ। व्हाट इज द कंडीशन, कि अज्यूम करेंगे परसेंटेज की भाषा में एन का वैल्यू 100% है, तो एन डैश का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, बोलो बोलो बोलो, 100 प्लस 2.5 विच इज इक्वल टू 102.5%। क्यों क्यों ये बढ़ गया है, द रीजन इज सोर्स इज
मूविंग टूवर्ड, कैसा ऑब्जर्वर? स्टेशनरी ऑब्जर्वर, स्टेशनरी ऑब्जर्वर, राइट। तुम जानते हो ऐसे केस में एन डैश का वैल्यू एन से बड़ा होता है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? तो भैया फॉर्मूला आएगा एन डैश इक्वल्स टू एन इन ब्रैकेट वी बाई वी। ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे माना है हमने, और एन का वैल्यू बढ़ाना है तो वी एस को माइनस में लिखना पड़ेगा, राइट। डिनोमिनेटर शुड बी लेस। तो इनमें से पता क्या करना है? वेलोसिटी ऑफ कार, वी एस का वैल्यू पता करना है, ठीक है। सो जस्ट पुट इट, एन डैश का वैल्यू हमने 102 लिया है अजम्पशन में, परसेंटेज में ये हो जाएगा 102.5, 102.5 इज इक्वल टू, इसको 100 लिया है, रेशो में वो 1.02 ही हो जाएगा, डोंट वरी। और इन ब्रैकेट इसका वैल्यू हो जाएगा 320 डिवाइड बाय 320 माइनस वी एस, ठीक है भाई। सो करो तो इसे सॉल्व, इसे सॉल्व किया जाए। सॉलिड सॉलिड सॉलिड। अब तुम्हारी मर्जी है, इसको तुम चाहे डेसिमल से सॉल्व करो या फिर देखो क्या आंसर आता है, देखो देखो क्या आंसर आता है। सॉलिड फास्ट, आठ आ रहा है भाई, कुछ लोग 8 आंसर दे रहे हैं, आई डोंट नो, लेट मी चेक। 8 आ रहा है क्या भाई? सही जवाब, सही जवाब। आंसर आना चाहिए भाई 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको सॉल्व करना आपने, और वी एस का वैल्यू आएगा 8 मीटर पर सेकेंड। तो जो कार चल रहा है वो 8 मीटर प्रति सेकेंड से चल रहा है। कुछ लोगों ने बोला है सर 7.86 आता है, करेक्ट जवाब है आपका, अप्रोक्सीमेटली बोला उसने, अप्रोक्सीमेटली 8 आएगा। बोलो भाई, कोई डाउट इसमें? हम्म, वेरी गुड, समझ आया सभी को? ओके, अभी इधर देखो, अभी इधर देखो, अगर मैं इस दो जीरो से इधर कैंसिल करवाता तो ये डेसिमल यहाँ आ जाता, बोलो हाँ या ना। अरे देखो ना, इसको मैंने 1 बनाया तो ये डेसिमल यहाँ आ जाता, यस सर नो। 1.025, मतलब ये वैल्यू 1 के बहुत क्लोज है, ये वैल्यू 1 के बहुत क्लोज है, समझ रहे हो बात को? तो दोनों ये वैल्यू इक्वल है, तो ये वाला वैल्यू भी 1 के क्लोज होना चाहिए, बोल हाँ या ना। अरे लेफ्ट हैंड साइड वाला अगर 1 बन रहा है अप्रोक्सीमेटली, तो राइट हैंड साइड वाली भी 1 बनना चाहिए। रिप्लाई करो जल्दी से, समझ आया क्या लॉजिक? हाँ, अब ये वैल्यू को 1 बनाना है तो ये 320 है, तो नीचे वाला वैल्यू भी अप्रोक्सीमेटली 320 बनना चाहिए, उससे थोड़ा छोटा बनना चाहिए, तभी तो ये 1 से थोड़ा बड़ा होगा।
अरे थोड़ा थोड़ा समझ रहा है क्या, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे बड़े से बड़ा नंबर रखना पड़ेगा ऑप्शन में, मतलब ताकि ये 320 से क्लोज आए, 320 से क्लोज आ जाए, ठीक है। तो 320 से क्लोज रखने के लिए हमारे पास देखो 800 तो हो ही नहीं सकता है, ये तो ये है 6 7 8, 3 नंबर है हमारे पास में। तो कौन सा नंबर लेंगे हम, तो ये वैल्यू 1.0 से क्लोज आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे दूर नंबर कौन सा है इसका, यहाँ से दूर और यहाँ से क्लोज, तो ये वाला है 8, 8, ठीक। रख के देख लो वहां पे, 320 में से 8 माइनस करोगे 312 हो जाएगा, डेसिमल डेसिमल लगा दो तो ऊपर हो जाएगा 3.2, नीचे हो जाएगा 3.12, 3.2 3.12, ये देखो इसको भी हटा दूं और अप्रोक्सीमेशन कर दूं तो 3.2 अपॉन 3.1, ये अप्रोक्सीमेटली 1.0 समथिंग आएगा। समझ गए आप मैं क्या बोलना चाहता हूँ, करेक्ट। और अगर इतना बारीक कैलकुलेशन नहीं समझ आ रहे हैं अप्रोक्सीमेशन, तो फिर वैसे ही करो जैसे आपने सॉल्व किया है, डजंट मैटर, जस्ट हम टेलिंग ऐसा सोच सकते हैं। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन क्लोज है, आई एग्री, 7 और 8 में कंफ्यूजन हो सकता है। तो अगर प्रैक्टिस अच्छी खासी हो गई है तो तुम्हें जल्दी से आ जाएगा वो चीज समझ में, और नहीं तो फिर ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली दूसरी बार जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो अगर आपने शॉर्ट ट्रिक नहीं भी लगाई या आपको ध्यान में नहीं भी आया तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन व्हेन यू सॉल्व इट नेक्स्ट टाइम, जब तुम इसको अगली बार करोगे तो तुम्हें ध्यान आ जाना चाहिए कि हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई मैं दोनों वे बता देता हूँ। तो जो चीजें कोई अभी नहीं समझ आ रही होगी आपको, वो 1 महीना 2 महीना 4 महीना जब भी तुम उसको बार बार पढ़ोगे आपके ध्यान में आएगा, ठीक है। चलो भाई एक आध और क्वेश्चन लेते हैं इनसे। अच्छा हाँ, कल एक डाउट रह गया था अपना, मैं पहले उसको ले लेता हूँ। तो वो डाउट ये था, बीट का क्वेश्चन था बट फिर से रह जाएगा इसलिए मैं ले लेता हूँ। क्या था वो, इफ 64 ट्यूनिंग फोर्क्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ 64 tuning forks are arranged in order of decreasing frequency, decreasing frequency, ठीक है। 64 tuning forks are arranged in decreasing frequency, each fork produces 4 beats per second with its preceding one, with its preceding one, preceding one, ठीक है। और क्या दिया था, इफ प्रेसिडिंग वन के साथ ये 4 बीट बना रही है, हाँ आगे दिया था कैलकुलेट frequency of number one first fork, second 32nd fork, और नंबर थर्ड था लास्ट फोर्क, ठीक है। और आगे दिया था इफ frequency of first is octave of last, ऐसे कुछ क्वेश्चन है, ये गिवन कंडीशन है, ये गिवन कंडीशन, ठीक है भाई। तो पढ़ो, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बीट का क्वेश्चन है। तो हमें दिया है कि 64 ट्यूनिंग फोक है विच आर अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो देखो भाई
मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको एक बना के दिखाता हूँ। ये पहला फोक है, इसकी फ्रीक्वेंसी मानो मैंने n लिया है, n, राइट। तो दूसरे वाले की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इससे कम होगी। कितनी कम होगी, हर फोर्क अपने पहले वाली फोर्क के साथ 4 बीट बना रही है। बीट मतलब पता है आपको, डिफरेंस होता है फ्रीक्वेंसी का। तो अगर ये n है तो ये वाली क्या होगी, n-4 होगी ना, बोलो हाँ या ना। वेरी गुड। फिर इसके बाजू वाली जो फोर्क है वो इसके साथ 4 का डिफरेंस करेगी, ये n-4 तो ये n-8 हो जाएगी। अरे गेटिंग, डिफरेंस 4 का n-8। यस, तो कैन आई राइट n-8 एज 2 into 4, क्योंकि मैं इसमें 64 थोड़ी ना ड्रॉ करते बैठूंगा। लॉजिक समझो, ये n-0 into 4, ये n-1 into 4, ये n-2 into 4। बोलो अगला क्या आएगा, बोलो 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 बोलो। जिसको हम n-12 बोलेंगे तो n-12 कैन बी रिटन एज n-3 into 4। आर यू गेटिंग दिस? समझ आया क्या भाई? तो लास्ट वाली फोक जो होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, ये 1 फोक, सेकेंड फोक, थर्ड फोक, फोर्थ फोक, डॉट 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 डॉट, 64 फोक की फ्रीक्वेंसी आएगी n- एक कम, 3 into 4 था ये, तो ये हो जाएगा 63 into 4। क्या इतना लॉजिक समझ आया, बोलो। क्या यह लॉजिक समझ आया? इंक्रीजिंग शब्द लिखा होता तो मैं बीच में प्लस 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 कर देता। बाकी लोग रिप्लाई कर दो, बस यहीं पे काम खत्म हो जाता है हमारा। ये बात समझना जरूरी है। अगर इंक्रीजिंग होता तो मैं प्लस लिख देता। ठीक है, तो हर बाजू वाला फोक अपने फोक के साथ में 4 का डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। अगर समझ में नहीं भी आता है तो उसको डिफरेंस लेके देख लो, आपको वेरीफाई हो जाएगा। देखो, टेक का डिफरेंस, ये कैंसिल हो जाएगा, 12 - 8 4। समझ गया बात को? चलो अब गिवन क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट फोर्क इज ऑक्टेव ऑफ लास्ट। ये जो ऑक्टेव शब्द है ना, ये आया है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की शब्द है ये, ऑक्टेव, हार्मोनिक, ओवरटोन। स्टैंडिंग वेव में देखने वाले अब हम अभी हम देखेंगे। तो मुझे गिवन है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ पहली वेव फोक, ऑक्टेव मतलब डबल है लास्ट वाले फोक से, लास्ट वाली को हम n64 लिख देंगे, चलेगा? विच इम्प्लाइज पहली फोक की फ्रीक्वेंसी प्यारे बच्चों n है, 2 इंटू लास्ट वाली फोक की फ्रीक्वेंसी ये है n-63 इंटू 4, n-63 इंटू 4। दैट्स इट। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करो। तो n का वैल्यू आ जाएगा 2n माइनस, बोलो तो भाई इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 4 का 8, 8 3 का 24, 2 504, बराबर 504। तो यहाँ से n का वैल्यू आ रहा है 504। एम आई राइट? 504 हर्ट्ज। यहाँ तक करेक्ट है क्या, देखो तो। यस, बाकी लोग फटाफट रिप्लाई करो। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा आंसर आ गया है और हमारा आंसर आया 504। जो आपको शब्द समझना है वो ये है, ऑक्टेव। ऑक्टेव मतलब यहाँ डबल होता है मीनिंग। ठीक है, आई विल रिपीट व्हाट इज गिवन। मुझे गिवन ये है कि पहले फोक की फ्रीक्वेंसी ऑक्टेव है, लास्ट फोक की फ्रीक्वेंसी ये देखो, ऑक्टेव ऑफ लास्ट, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो पहले फोक की फ्रीक्वेंसी n है, ये दिख रहा है आपको n। लास्ट फोक की फ्रीक्वेंसी ये है n-63 इंटू 4। वो तो मैंने लॉजिक आपको पहले बता दिया। बस इसमें यहाँ पे पुट करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। n को उधर ले लो, 2n को इधर ले लो, तो हो जाएगा 2n - n इक्वल टू 504। आ रही बात समझ में? 504 करेक्ट। तो पहला आंसर आ चुका है हमारा। फर्स्ट वॉक की फ्रीक्वेंसी n थी, तो n का वैल्यू 504। ये सबके समझ आ गया है। मुझे ये बताओ 32nd नंबर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? मैं इसमें थोड़ी ना ड्रॉ करते बैठूंगा। 1 2 3 4 लॉजिक लगाओ आगे, ये लॉजिक है। वेरी गुड, ओम ने करेक्ट जवाब दिया है, ये लॉजिक है। 4 की फ्रीक्वेंसी 3 इंटू 4 है,
64 की 63 इंटू 4 है, तो 32 की क्या आएगी? वेरी गुड, सुमैया ने भी करेक्ट जवाब दिया है। श्रुति, सानिका फिर से एक बार चेक करो, 30 सेकेंड की पता करनी है। वेरी गुड, खदीजा, दशरथ, समझ गया लॉजिक? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे की आंसर बताओ मुझे, 30 सेकेंड का और लास्ट स्कोप का। तो जिसने मुझे डाउट भेजा था एक और, वो उसमें इंक्रीजिंग शब्द लिखा था और शायद 25 फोर्क था, 25 फोर्क। क्या फर्क पड़ता है नंबर से? तो पहले वाले का एन अज्यूम कर लेना, इंक्रीजिंग शब्द रहा तो प्लस प्लस करते चलना और डिक्रीजिंग शब्द रहा तो माइनस करते चलना। ठीक है, अगर तुम्हें लॉजिक समझ आया तो रिप्लाई करो और इसका आंसर बताओ। 30 सेकेंड का, 30 सेकेंड की फ्रीक्वेंसी रहेगी, चलो N32 यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ मैं, N माइनस 31 इंटू 4 बराबर N का वैल्यू 504 माइनस ये हो जाएगा 4। अच्छा इतना कम आ रहा है क्या? बोलो भाई कितना आ रहा है आंसर? 4 माइनस 4 0 और 380 आ रहा है क्या? N32 380 आ रहा है क्या? ओके ओके करेक्ट, थैंक यू, थैंक गॉड तुम हो मेरे पास में तो मेरे सही जवाब आ जाते हैं। ठीक है, तो 380 आ जाएगा। एंड व्हाट इज द लास्ट वन? लास्ट वन का वैल्यू ये है n माइनस 63 इंटू 4, तो 504 माइनस 63 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 4 12 1, 262 माइनस करेंगे 252 बराबर है, सही जवाब 252 आंसर आना चाहिए लास्ट वाले का, आई थिंक। यस करेक्ट। तनिका, श्रुति, ओम, सिद्धि। अब इससे कुछ भी चेंज हुआ तो क्या तुम कर सकते हो? कॉन्फिडेंटली आंसर दो। इसमें चेंज यही हो सकता है कि नंबर ऑफ फोक चेंज हो जाएंगे, डिक्रीजिंग के बजाय इंक्रीजिंग शब्द आ जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेगा? यहाँ 30 सेकंड पूछा है, आपको बोलेगा बताओ 9th नंबर का फोक क्या है। यस, बीट का वैल्यू चेंज करेगा, जहाँ 4 लिखा है वहां हो सकता है 5 आ जाए, 6 आ जाए, बीट में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। बीट जनरली प्रैक्टिकल वैल्यूज ही दी जाती है, बीट में स्लाइटली डिफरेंट होता है, हमने देखा है कल, कल नहीं परसों देखा था हमने, जब बीट का कॉन्सेप्ट देखा था तो हमने शब्द लिखा था देयर शुड बी स्लाइटली डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी। यस और नो? यस और नो? तो जैसे जैसे अब चैप्टर समाप्त होते जा रहा है तुम्हें कॉन्सेप्ट और क्लियर होते हो रहेंगे कि बीट में एम्पलीट्यूड ऑलमोस्ट सेम होता है, फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंस होती है, और जब हमने इंटरफेरेंस पढ़ा था तो इंटरफेरेंस में फ्रीक्वेंसी सेम थी, दो वेव थी, और एम्पलीट्यूड में स्लाइटली डिफरेंस था। करेक्ट। तो ऑलमोस्ट हमने इसको 1 महीना ले लिया है, मोर देन डेज आई हैव गिवन सो दैट यू कैन डू द प्रैक्टिस। और उसकी जरूरत इसलिए भी है क्योंकि सेम आधे जो चीजें हैं उसमें इंटेंसिटी का, इंटरफेरेंस का, सुपरपोजिशन का, हम ऑप्टिक्स में भी देखने वाले हैं, इंटरफेरेंस में, तो वहां आपको इजी हो जाएगा ये सारी चीजें, इसीलिए मैंने ज्यादा समय दिया इसको। ठीक है भाई, तो एक और क्वेश्चन है हमारे पास, चलो वापस आते हैं डॉपलर इफेक्ट पे। और डॉपलर से मेरे पास एक क्वेश्चन ये है, देखो मैं ओरली एक सवाल कर लेता हूँ आपको। एक ऐसा सर्कुलर ट्रैक है और हमारे पास उसमें 4 सोर्सेस है, 4 सोर्सेस है। ठीक है, मैं उनके नाम दे देता हूँ। ये सोर्स है ए, ये सोर्स है बी, दिस सोर्स इज सी, दिस सोर्स इज डी। ठीक है, और चारों ऐसे डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। सबका वेलोसिटी सेम है, सबका वेलोसिटी सेम है, सेम लीनियर वेलोसिटी से मूव हो रहे हैं।
सेम टाइप के सोर्सेस है, ठीक है। और ऑब्जर्वर यहाँ पर है, ऑब्जर्वर इज हियर, ऑब्जर्वर इज हियर। हमें क्या बताना है, हमें क्या बताना है, एक मिनट मैं सवाल पढ़ के सुनाता हूँ आपको। अच्छा, या फिर ऐसा अज्यूम कर लो इसको, एक ही सोर्स है, वो अलग अलग पॉइंट्स में मूव कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो सोर्स कौन से पोजीशन पर होगा जब साउंड मैक्सिमम सुनाई देगा, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम सुनाई देगी, एट विच पॉइंट, कौन से पॉइंट पर, बोलो भाई। मैं इंटेंसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्रीक्वेंसी, एट विच पॉइंट सोर्स शुड बी देयर सो दैट जो एन डैश है, इसके पास एन डैश आएगी ना, एन डैश जो है वो एक बार मैक्सिमम, ठीक है, एक बार मिनिमम भी पूछ लेता हूँ। कमेंट करो भैया जल्दी से, कमेंट करो जल्दी से, व्हाट शुड बी द आंसर। सोर्स कौन से पॉइंट पे होना चाहिए कि इंटेंसिटी मैक्सिमम, इंटेंसिटी नहीं सॉरी, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, नॉट टॉकिंग अबाउट इंटेंसिटी, लॉजिक लगाओ, डॉपलर इफेक्ट के फॉर्मूला में इंटेंसिटी नहीं फ्रीक्वेंसी आता है। हर पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है मान लो, कमेंट करो भैया, कौन से पॉइंट पर सोर्स होगा तो हमें सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, एट विच पॉइंट फ्रीक्वेंसी विल बी हाईएस्ट। मैंने आपको ग्रुप पे पीडीएफ भी सेंड किया है, तो वो भी देख लेना। सेंटर पे है ही नहीं भाई, सेंटर पे नहीं, सरकमफ्रेंस पे घूम रहा है, सरकमफ्रेंस पे घूम रहा है सोर्स, करेक्ट। सो बोलो 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 बोलो, कुछ लोग सी पॉइंट बोल रहे हैं, कुछ लोग बी पॉइंट बोल रहे हैं। ऑब्जर्वर इधर है बेटा, ऑब्जर्वर इधर है। कैन यू टेल मी जो हमारा इंडेक्स का फॉर्मूला है, जो भी फॉर्मूला है, ऑब्जर्वर को तो स्टेशनरी मान रहे हो आप, ऐसा फॉर्मूला आएगा ना, वी एस प्लस माइनस वी एस जो भी है। तो मेरा सवाल ये है, कहीं भी फॉर्मूला में डिस्टेंस आया है कि डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं आया है, डिस्टेंस नहीं आया है, करेक्ट। तो डिस्टेंस नहीं आया है, तो हमने आइडियल कंडीशन अज्यूम किया है कि डिस्टेंस इसको फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये ध्यान में रखना कि डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है हमारा जो डॉपलर इफेक्ट है, आइडियल कंडीशन लेता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल मत सोचना कि बी पॉइंट इससे क्लोज है, यहाँ पे ज्यादा साउंड फ्रीक्वेंसी आएगी। वो इंटेंसिटी के बारे में बात होती है जब हम डिस्टेंस से कंपेयर करते हैं उसको पर यूनिट एरिया से, राइट। हमारे पास कॉन्सेप्ट है अप्रोचिंग और मूविंग अवे वाला, अप्रोचिंग और मूविंग अवे वाला। तो कौन सा पॉइंट है जो उसको अप्रोच कर रहा है, टूवर्ड्स आ रहा है, यू कैन सी ए ऐसे लग रहा है उसके टूवर्ड्स है, वेरी गुड। ए पॉइंट पे जब सोर्स रहेगा तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी, फ्रीक्वेंसी, नॉट टॉकिंग अबाउट द इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी। और जब वो अवे होगा, ये अवे दिख रहा है आपको, दूर जा रहा है उससे, समझ आ रही बात। तो सी पॉइंट की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो मिनिमम सुनाई देगी, राइट। तो कैन आई राइट एन ए जो है वो, आंसर इज एन ए पे जब सोर्स रहेगा तो एन ए डैश लिख देता हूँ उसको, ए से आने वाली फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, सी से आने वाली फ्रीक्वेंसी मिनिमम। और डी और डी की बात करूं तो ये अलोंग द लाइन है, ऐसे मूव होने से
ना तो वो टूवर्ड्स आ रहा है ना तो वो अवे जा रहा है, तो रिलेटिव डिस्टेंस इज नॉट गेटिंग चेंज, रिलेटिव डिस्टेंस ऊपर नीचे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कैन वी राइट बी और डी पे सेम फ्रीक्वेंसी रहेगी। फ्रीक्वेंसी फिर से बोल रहा हूँ, इंटेंसिटी नहीं, इंटेंसिटी लिखते हो आप पावर या एनर्जी पर यूनिट एरिया, उस समय पे वो चेंज हो जाएगा कि जो क्लोज रहेगा वो इंटेंसिटी ज्यादा, जहां दूर रहेगा इंटेंसिटी कम। फ्रीक्वेंसी के कॉन्सेप्ट में डॉपलर इफेक्ट में कोई डिस्टेंस का सवाल नहीं है, याद रखना। ए के लिए मैक्सिमम, सी के लिए मिनिमम, कमिंग टुवर्ड्स एंड मूविंग अवे। आर यू क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट?